हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे रीट 2015 के जो मैथ का पेपर था, क्वेश्चन पेपर, उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यह पेपर काफ़ी इजी था, फिर भी देखेंगे और आप भी चेक करना कि आपके इसमें कितने नंबर आए और हमें भी बताना। पहले क्वेश्चन करना आप, फिर चेक करना, वीडियो को पॉज कर सारे क्वेश्चन करना, फिर आप मिलाना कितने क्वेश्चन राइट आते हैं आपके। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चार संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान बताओ। मैंने पहले वीडियो में बताया था, किसी भी संख्या का एक तो होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। जातीय मान कहते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, फेस वैल्यू यानी जातीय मान। जातीय मान कोई भी डिजिट है उसका वही होगा जो वह डिजिट है। जैसे 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 8 का जातीय मान 8 ही होगा। स्थानीय मान वह जिस स्थान पर है, चाहे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, जिस स्थान पर है वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। जैसे यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के स्थान पर है तो 5 का स्थानीय मान होगा 5000। यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है तो यह होगा 500। यह इकाई, दहाई, दहाई की जगह पे है 50, इकाई की जगह पे है तो 5। क्या बोल सकते हैं इसको? 5550, 5550 और 5। यह होगा 5 के इकाई के अंक का 5 का स्थानीय मान। 500, 5550 और 5। 5 किसका? इसका। 50 इस संख्या का, 500 इस संख्या का और 5000 इस संख्या का। दूसरा क्वेश्चन है, एक गांव की कुल जनसंख्या स्त्री और पुरुषों को मिलाकर है 4054। यदि पुरुषों की जनसंख्या 2896 है तो स्त्रियों की जनसंख्या बताओ। यह तो तीसरी क्लास का बच्चा भी कर लेगा। टोटल जनसंख्या दे रखी है 4054, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या है 2896। तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी? घटा लो। 8, 14 में से 9 गए तो 5, 1, 1, 1158। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, 1158। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। टोटल जनसंख्या दे रखी थी, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या घटानी थी तो स्त्रियों की जनसंख्या आ जाएगी। दोस्तों, इस पेपर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल शिवा स्टडी पर भी अपलोड कर लूँगा। आप वापस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल शिवा स्टडी से आप डाउनलोड कर सकते हो यह PDF। तीसरा क्वेश्चन, एक विद्यालय में कक्षा 6 में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 642। यदि प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? एक विद्यालय की 6 कक्षाओं में 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 642। तो हमें बतानी है प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। टोटल कक्षाएं हैं 6 और टोटल विद्यार्थी है 642। 642 विद्यार्थी है और 6 कक्षाएं हैं। एक का निकालना है तो 642 में 6 का भाग दे देंगे। 6 एकम 6, 107। काफ़ी इजी था। 642 में 6 का भाग देना था। क्यों? कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी थी, टोटल कक्षाओं की संख्या दे रखी थी, तो हमें सिर्फ प्रत्येक कक्षा की विद्यार्थियों की संख्या निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है भी। 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्नलिखित में से किसके बराबर नहीं है? क्वेश्चन पूरा पढ़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ तक कि पढ़ते हैं किसके बराबर है और पहले आंसर टिक कर लेते ए, जो कि गलत हो जाता है। 25 पैसे के 10 सिक्कों मतलब 25 पैसे के 10 सिक्के मतलब हो गया टोटल 250 पैसे। अब हमें देखना 250 पैसे किस में नहीं बन रहे हैं। पहला है 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 200 पैसे हो गए
और 50 पैसे का सिक्का, 250 पैसे हो गए। इसका मतलब ए तो राइट है। 1 पैसे का एक सिक्का, 1 रुपये का एक सिक्का मतलब 50 पैसे, 100 पैसे। 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 150, ये भी बन रहे 250, इसका मतलब ये भी सही है। 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 200 पैसे। 25 पैसे के 2 सिक्के मतलब 50 पैसे, ये भी 250 बन रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। तो इसको बिना चेक किए भी बता सकते हैं कि ये वाला गलत है। गलत है तो अपने तो जो गलत है वही अपना इसका क्वेश्चन का आंसर है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअल में ये पेपर काफ़ी इजी आया था 2015 वाला। संख्या 4 के स्थान संख्या 4 में संख्या 6 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल बताना है। भाग किस में देना है? 4 में। किसका देना है? 6 का। और बताना है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। यह होता है भाज्य, यह होता है भाजक, इधर आता है भागफल। तो नीचे बचता हुआ है शेषफल। 6 का भाग 4 में जाते ही नहीं है, तो शेषफल क्या आ जाएगा? 4। और भागफल क्या आ जाएगा? 0। तो सबसे पहले क्या लिखना है? भाज्य। भाज्य क्या आएगा? 4। 4 का मतलब एक तो ये सही, एक सही, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। फिर भाजक, भाजक क्या आएगा? 6 और 6, ये दोनों सही है। फिर भागफल, भागफल 0, मतलब अपना आंसर क्या हो गया? ए सही हो गया। राइट आंसर ए। और शेषफल क्या आएगा? 4। कैसे निकाला? ये फॉर्मूला होता है जो बचपन में पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाज्य कितना? 4, भाजक कितना है? भागफल, शेषफल। तो इसको मिलाएंगे तो ये 4 4 बराबर आएगा। अपने को सीधा यही लिखना था, भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल कितना है, शेषफल कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करना है भिन्नों को आरोही क्रम में जमाना है। इसका सबसे अच्छा और इजी मेथड रहता है इसको प्रतिशत में बदल लो। प्रतिशत में बदलने का मतलब 100 से गुणा कर लो, तो इसका मान आएगा 33.33। 3/4 को प्रतिशत में बदलेंगे, 100 का भाग देंगे, 75%। 2/5 100 से गुना करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हो। 5 दूना 10, 40। 6/7 को 100 से गुना करेंगे तो आएगा 85 समथिंग। तो आप देख सकते हो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 नंबर, इसके बाद ये 2 नंबर, इसके बाद ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। 1/3 सबसे छोटी, मतलब ये वाला सही और ये वाला सही है। ऑप्शन काट के भी कर सकते हो, ये गलत, ये गलत। उसके बाद 2/5, 2/5। तो राइट आंसर क्या हो गया? यहीं से अपन मिला के कर सकते थे, राइट आंसर हो गया सी। इसे आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये दोनों पहले ही गलत हो गए थे और ये भी गलत हो गया। ऐसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व किया? आरोही क्रम में लिखना था। आरोही क्रम किसे कहते हैं? छोटी से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ना। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ना आरोही क्रम कहलाता है। और यहाँ पर इनका आरोही क्रम निकालने के लिए हमने क्या किया? इनको प्रतिशत में बदल दिया। 1/3 का अपने को पता है 33.33 होता है। 3/4 को अपने को बचपन से पता है 75 होता है। 2/5 का होता है 40%। ये 6/7 का सोल्व करना था जो लगभग 85 के लगभग था। तो दोस्तों अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
यह भी काफ़ी इजी है। संख्या 35.507 इसे बोलते हैं 507 का विस्तारित रूप लिखना है। 35 का विस्तारित रूप क्या हो सकता है? 30 + 5, इसे हम लिख सकते हैं 35। 30 + 5 को क्या लिख सकते हैं? 35। अब लिखना है अपने को 0.07 का विस्तारित रूप। पॉइंट के बाद 5 है, तो इसको 0.5 को अपन क्या लिख सकते थे? पॉइंट हटाने के बाद 10, और पॉइंट के बाद यदि 007, अब 5 को हटा दो, तो इसका विस्तारित रूप क्या लिख सकते हैं? पॉइंट को हटाकर कितनी संख्या? 1 2 3, 3 संख्या के बाद पॉइंट है तो 3 जीरो लगा लिया। तो 5 की जगह पे अपन क्या लिख सकते थे? 5/10, और 7 के नीचे क्या लिख सकते हैं? 7 के नीचे 3 जीरो, 7/1000। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन में यही दे रखा था 30 + 5 + 5/10 + 7/1000, और ऑप्शन सी के अंदर भी यही दे रखा था। इसका मतलब इसका राइट आंसर सी और डी दोनों होंगे। इसका उल्टा क्वेश्चन आ गया। अब इस दशमलव रूप में लिखना है इसको। वैसे इसको सोल्व कर ले पहले। +9 कितना होता है? 99। 99 प्लस एक संख्या के बाद पॉइंट, फिर 3 जीरो है तो 1 2 3 के पहले एक पॉइंट लगा दिया। फिर कितने के बाद? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5। अब जोड़ लो इनको। कैसे जोड़ेंगे? इन तीनों को जोड़ लो पहले। 0.9.009.00009 क्या आएगा? 90909। और इधर तो अपने 99 पहले से ही है। तो इसका आंसर कैसे बनाया अपन ने? सबसे पहले तो बिना पॉइंट वाली संख्या को जोड़ लिया 99, फिर पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ लिया। पॉइंट कैसे लगाया? जैसे 10 है तो एक संख्या के बाद 0, 1000 है तो 3 जीरो है 1000 में, तो 3 संख्या के बाद 0, 5 जीरो है तो 5 संख्या के बाद 0। फिर पॉइंट सीट में रख के एक एक संख्या को लिख के इसको जोड़ लिया। तो राइट आंसर क्या बना? 9909009, 99.90909। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? संख्या को छोटी से छोटी संख्या से भाग देते जाते हैं, और जब तक कि लास्ट में 1 या 0 नहीं बचे तब तक इसका भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। 2 का भाग देंगे 4 बार, 2 बार 0, वापस 2 का भाग, वापस 2 का भाग, तीन बार 2 का हो गया। अब 2 के बाद 3 का भाग, 5 का भाग, 7 का। क्या आंसर आया? 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ऑप्शन में हमें उल्टा दे रखा है, 5 × 7 × 5 × 3 × 2 × 2 × 2 × 2, 3 बार 2 और 5 7 3। राइट आंसर क्या होगा? बी। कुछ नहीं करना था, 840 का अभाज्य गुणनखंड करना था। माचिस की डिब्बी में कितने तल होते हैं? माचिस की आकृति होती है घनाभ के जैसी। ये हो गया घनाभ। घनाभ में कितने तल होते हैं? 1 2 3 4
4 और 5 6। कैसे? 2 ऊपर नीचे दाएं बाएं और फ्रंट वाले, ये वाला, एक तो ये बैक साइड वाला और ये फ्रंट वाला, ये दोनों गलत बन गए। एक तो ये पीछे वाला, यही एक आगे वाला फ्रंट व्यू, ये जो दिख रहा है, जो आप घर पे माचिस से भी देख सकते हो। माचिस में 6 तल होंगे क्योंकि ये एक गनाब बनता है माचिस से। और माचिस की आकृति कैसे होती है? गनाब की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। 1000 मिलीलीटर घी का वजन कितना दे रखा है? 910। तो 1 मिलीलीटर का कितना होगा? 910 बटा 1000। तो हमें ज्ञात करना 700 मिलीलीटर का वजन कितना होगा। तो 910 बटा 1000 इंटू 700। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 91 को गुणा कर लो 7 से, 7 एकम 7, 9 7 63, 637 ग्राम। ये आ गया अपना आंसर, ए आंसर। कैसे निकाला? 1000 ml में होता है 1 लीटर, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 910 ग्राम। तो 1 ml निकालने के लिए एक नियम से 1000 भाग में चले गए, फिर 700 ml का निकालना है तो 700 से गुणा कर दिया, तो आंसर आ गया 637 ग्राम। एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है, चौड़ाई दे रखी है, हमें लंबाई निकालनी है। सबसे पहले आयत के परिमाप का फॉर्मूला आना चाहिए। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, सबको आता है। परिमाप कितना दे रखा है? 1 किलोमीटर को, आंसर दे रखे है मीटर में, तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदल लो, 1000 मीटर। 2 लंबाई हमें निकालनी है, चौड़ाई दे रखी है 200 मीटर। 2 को अंदर गुणा कर लो, 2 इंटू लंबाई प्लस 400, 400 प्लस में है, इधर जाएंगे तो माइनस में। तो 400 में से 1000 में से 400 गए तो कितने बचे? 600। 600 बराबर 2 इंटू लंबाई, लंबाई निकालनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएंगे भाग में। 600 का आधा 300, तो लंबाई कितनी हो गई? 300 मीटर। आंसर क्या होगा? सी, 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इजी था, सिर्फ परिमाप का सूत्र लगाया। परिमाप का सूत्र 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, यह लगाया, परिमाप लिखा और सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा? PTR बटा 100 SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। हमें दे रखा है मूलधन 500 रुपये, ये लिख दिया मूलधन 500 रुपये। समय दे रखा है 1 वर्ष, लिख दिया। अब ब्याज की दर दे रखी है 1% मासिक दर। 1% मासिक दर, तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 पंजे 60, 60 रुपये हो गया आंसर। राइट आंसर क्या होगा? डी। कैसे किया? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 लिख दिया और फॉर्मूले से सोल्व कर लिया। बस यही चीज़ थी कि यह दर 1% मासिक दर थी, तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12,
तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी पेपर है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। काफ़ी इजी ट्रिक होती है इसकी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा है हमें 90, हानि दे रखी है 10%। तो इसे सॉल्व करने की ट्रिक होती है कि अगर पीछे से आगे की तरफ चलते हैं तो ये जो भी प्लस या माइनस होता है उसको लिखते हैं नीचे और ऊपर लिखते हैं 100 से मल्टीप्लाई, और इसको सोल्व करते हैं। जैसे एक बार समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और है इसका आगे से पीछे की तरफ, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। नुकसान हुआ, इसका मतलब माइनस 10% कर दिया। कितने में बेचा था? 90 रुपये में। तो पीछे से आगे की तरफ आना, तो जो नुकसान हुआ उसको लिखेंगे नीचे। तो 90 10% का नुकसान हुआ, तो ऊपर तो हो गए 100, और नुकसान कितने का हुआ? 100 में से 10 का, तो 90। 90 से 90 कट गए, तो वह वस्तु कितने की थी? 100 रुपये की। अब इसको वापस बताता हूँ मैं। जैसे आपको दे रखा था क्रय मूल्य है 100 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। अब हुआ 10% का नुकसान, तो विक्रय मूल्य निकालना होता यदि। तो कैसे निकालते? क्रय मूल्य लिख लिया, आगे की तरफ चल रहे हैं, नुकसान हुआ 10 का, तो 100 में से 10 गए तो 90, और नीचे कितने आ जाएंगे? 100। 100 से 100 कट गए, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 90। यदि ऐसे चलेंगे तो जो भी प्लस माइनस करना होगा वो तो करेंगे ऊपर। अगर इसका उल्टा चलेंगे तो प्लस माइनस जो भी होगा वो होगा नीचे। एक क्वेश्चन और है, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितना इजी क्वेश्चन है। एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक पॉइंट से ही अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये तो बोल रहा है एक तल से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन। एक व्यक्ति 90 रुपये में किसी वस्तु को 10% लाभ से बेचता है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। अभी बताया था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दे रखा है 90 रुपये। आगे की तरफ बढ़ना है, तो अभी बताया था आगे की तरफ बढ़ना, तो जो भी प्लस माइनस होगा वो ऊपर करेंगे। 10% है तो 110 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 11 को 9 से गुणा करेंगे तो 99 रुपये। कैसे किया? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दे रखा था, विक्रय मूल्य निकालना है। अभी बताया था आगे की तरफ जाएंगे तो जो भी ये प्लस माइनस होगा 100 के अंदर होगा, और वह होगा ऊपर की तरफ, और नीचे आ जाएगा 100। अगर उल्टा चलते तो ये जो भी प्लस माइनस हुआ वह हो जाता नीचे, और 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता। 90 रुपये की चीज़ थी, 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो 100 में 10 जोड़ लिया तो 110 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 99 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लसाअ और मसाअ क्या होगा? आप कुछ भी मान लो, ये दो संख्या है। लगातार मतलब 2 3 4 5 कुछ भी मान लो। इनका एलसीएम निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा, 6 आएगा इनका एलसीएम। और मसाअ क्या होगा? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ क्या आएगा? 1। अब देख लो, उनका गुणनफल यह तो सही है, उनका गुणनफल होगा, लेकिन उनका अनुपात मसाअ तो गलत होगा। राइट आंसर होगा डी। उनका गुणनफल तो होगा उनका लघुत्तम समावर्ती, और उनका संख्या 1 होगी इनका महत्तम समावर्ती। कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर लगातार 2 आ रही है तो उनका महत्तम समावर्तक हमेशा 1 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर करते हैं 8 दिन में, तो 2 दिन में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। एक फॉर्मूला होता है मैन इंटू डे बराबर होता है मैन इंटू डे, यानी जो पहले माना उनको एक एक मान लो, जो बाद में उनको दो दो मान लो। मैन कितने दे रखे, पहले मजदूर थे 2, कितने दिन में कार्य करते थे, 2 मजदूर 8 दिन में करते थे। 2 दिन में करना मतलब M2 मैन 2 ज्ञात करना है अपने को। कितने दिन में करवाना है काम, 2 दिन में करवाना है। गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, ये आ जाएगा मैन की संख्या। 2 में से 2 कट गया तो 8 मजदूर चाहिए अगर इसी काम को 2 दिन में कराना हो तो। कैसे निकाला, व्यक्तियों की संख्या मजदूरों की संख्या इंटू दिनों की संख्या, पहले जो थी उसको बराबर कर लिया बाद में, क्योंकि दोनों में काम बराबर है इसलिए। तो 2 आपस में कट गए और मजदूरों की संख्या कितनी बच गई, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम के परिवार में 9 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे। राम जी के परिवार में कितने हैं, 3, और मोहन जी के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक अपने बच्चों पर 450 रुपये मासिक खर्च करते हैं। कितने खर्च करते हैं, 450 रुपये। किसके परिवार का प्रत्येक बच्चा शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक प्राप्त करता है और कितना प्राप्त करता है। ये तो सीधे दिख रहा है, अगर 450 रुपये 3 में बांटेंगे तो ज़्यादा रुपए मिलेंगे, और वही 450 रुपये 5 में बांटेंगे तो कम रुपए मिलेंगे। इसका मतलब आंसर तो हो गया राम। अब राम किस में आ रहा है, 2 ऑप्शन में आ रहा है, या तो ए है या सी सही है। अब कितना ज़्यादा मिलेगा वो चेक करने के लिए इनको देख लो, एक को कितने रुपए मिल रहे हैं तो निकाल लो, 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो एक को मिल रहे हैं इधर तो 150 रुपये। राम के 3 सदस्य है परिवार में, तीनों बच्चों को कितने रुपए मिल रहे हैं, 150, और इधर कितने मिल रहे हैं, 90 रुपये मिल रहे हैं। तो किसको ज़्यादा मिल रहे हैं, राम के परिवार को। कितने ज़्यादा मिल रहे हैं तो माइनस कर लो, 150 में से 90 गए तो 60 रुपये। ये 60 रुपये किसके परिवार को ज़्यादा मिले, राम के परिवार को। राइट आंसर क्या होगा, ए। इजी क्वेश्चन था, वापस बताऊं। राम के परिवार में थे 3 सदस्य, मोहन जी के परिवार में थे 5 सदस्य। 450 रुपये खर्च करने हैं दोनों के ऊपर, तो एक पे खर्च करेगा राम जी 150 रुपये और मोहन जी करेंगे 90 रुपये। किसने ज़्यादा खर्च किए, राम जी ने। कितने ज़्यादा खर्च किए, 60 रुपये। लास्ट क्वेश्चन, यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है देखना है। 2 समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तिर्यक रेखाएं उसे कहते हैं जो दोनों समांतर रेखाओं को काटती हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण यानी जो यहाँ पर बन रहा है, ये जो इसे रेखा के ऊपर बन रहा है तो यह भी रेखा के ऊपर बनेगा, तो दोनों बराबर होंगे। एकांतर कोण मतलब इसका एकांतर कोण ये बनेगा, ये एकांतर कोण हो गया। संगत कोण बराबर होते हैं, सही है। संगत कोण ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर। एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर मतलब एक का अंतर, ये छोड़कर इधर ये हो गया, ये x है तो ये भी x होगा, ये होगा एकांतर कोण। अंतः कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। तिर्यक रेखा के इसका अंतः कोण होगा ये, और इन दोनों कोणों का योग होगा, जैसे इसका अंतः कोण होगा ये, तो इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, मतलब 2 समकोण। ये भी सही है, ए बी सी तीनों सही है तो डी गलत है। इसमें क्या दे रखा है, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है।
एक समकोण के बराबर नहीं होता है बल्कि 2 समकोण के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। 2 समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो आमने सामने कोण इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इन्हें कहते हैं एकांतर कोण, इन्हें कहते हैं संगत कोण, इन्हें कहते हैं अंतः कोण। तो इन दोनों का योग होता है 180 के बराबर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।